हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो सीरीज़ के इस क्रम में हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं CS 203 ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम के बारे में बता दिया है। ठीक है, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए करते हैं। प्रोसेसेस जब भी रेडी क्यू में आके रेडी होता है तो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है। तो सीपीयू कैसे प्रोसेस को अलॉट किया जाएगा, उसकी शेड्यूलिंग करनी होती है, कैसे किन प्रोसेसेस को रेडी से एग्जीक्यूट स्टेट में लाया जाएगा, उसकी शेड्यूलिंग अपने को करनी होती है। तो उसी के क्रम में हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स देख रहे हैं। तो इससे पिछले सेशन में हमने FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम देखा। अब हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। इंटरफेस का मतलब होता है मध्यस्थ। ठीक है, मध्यस्थ वो होता है जो दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। जैसे 3 पर्सन हैं यहाँ पे, एक है B और एक है आपका C। ठीक है, अब A को C से कम्युनिकेट करना है, बट A और C जो है आपस में बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का जो स्पीकिंग लैंग्वेज है वो अलग अलग है। जैसे ये हिंदी बोलता है और ये इंग्लिश बोलता है, तो बीच में एक मध्यस्थ आता है यहाँ पे B, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता और समझता है। ठीक है, तो ये एक ही बात को C तक पहुँचाने के लिए एक मध्यस्थ का काम करता है। ठीक है, तो अपना जो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी कुछ ऐसा ही हाल है उसका, कि जो कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली आपका जो काम करता है वो कौन करता है। कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक आपको होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में तो सुना होगा आप दोनों ने, सुना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो वो होता है जो एक एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आप प्रोग्राम्स आप चलाते हो, मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं। तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, पर्टिकुलर काम करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ही हैं, या कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स बोल सकते हो। और आपका जो हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर क्या है, एक हार्ड मतलब जिसको आप फील कर सकते हो, फिजिकली प्रेजेंट होता है वो। और बेसिकली आपका हार्डवेयर ही काम करता है, आप जो भी काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हो। लेकिन आप डायरेक्टली हार्डवेयर से काम नहीं करवा सकते। उसके लिए क्या होता है, आपको विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती है। विंडोज़ जो है वो एक मध्यस्थ की तरह है। ठीक है, ये विंडोज़ जो है एक मध्यस्थ की तरह है। ये आपकी बात को समझ के उस बात को हार्डवेयर तक पहुंचाता है उसकी भाषा में। ठीक है, तो ये जो विंडोज़ आप देखते हो, विंडोज़ 10 आप देखते हो, विंडोज़ 7 आपने देखा हो, 98 2000 देखा हो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल रहे हैं। ठीक है, आजकल यूनिक्स भी चल रहा है, यूनिक्स में लिनक्स है। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसी तरीके से अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की बात करो, तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैक एप्पल जो फ़ोन्स आते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS होता है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो यूज़र की बात को समझ के हार्डवेयर तक उसकी बात को पहुंचाते हैं, और हार्डवेयर बेसिकली उस पर प्रोसेसिंग करके उसका रिज़ल्ट फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, यूज़र तक पहुंचता है। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन अपन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं CS 203, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अपन ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं पूरा कि जो अंदर से काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, कौन कौन से सेटअप उसके अंदर होता है, किस तरीके की एल्गोरिदम्स उसमें रन करती है, किस तरीके से ये सारा मैनेज करता है। ठीक है, तो मैंने देखो चैप्टर 1 में पूरा क्लियर बताया हुआ है कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर में, प्रोसेस मैनेज करना होता है, रिसोर्स मैनेज करना होता है। ठीक है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल को कैसे मैनेज करना है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करता है तो इसकी डिज़ाइनिंग की हुई होती है। तो वो डिज़ाइनिंग कैसे होती है वो अपन इस सब्जेक्ट में सीखते हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा होता है कि भाई अपन एक तो डिज़ाइनिंग सीखते हैं, साथ में जब आप बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखते हो तो
हो सकता है इनोवेटिव थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं, क्योंकि जब आपको वर्किंग पता होती है तभी कोई नई चीज़ समझ में आती है, तभी आप कोई नई चीज़ प्रपोज कर सकते हो। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं एक्चुअल में इस सब्जेक्ट में हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे थे प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप दोनों क्या करो, ये जो सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एटलीस्ट प्रोसेस मैनेजमेंट का जो मैंने लेक्चर कवर किए हैं, चैप्टर 2 के जो लेक्चर कवर किए हैं उनको पहले देख लो, ताकि जब अपन अगला सेशन इसका पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का तो एक फ़्लो बन जाएगा। ठीक है, और चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट में लास्ट में बताया था, लास्ट सेशन में बताया था। आशुतोष तुम शेयर कर सकते हो लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा? ओके, और ठीक है, स्टेट डायग्राम देखा था अपन ने प्रोसेस का। ठीक है, आपसे पूछा जाए प्रोसेस क्या होता है, बता सकते हो क्या होता है प्रोसेस? हाँ हाँ, मतलब रफली, हाँ रफली आप सही हो, लेकिन इसको थोड़ा और मैंने स्पेसिफाई किया था। मतलब देखो, आप जब भी कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हो तो विंडोज़ पे काम करते हो, और विंडोज़ पे बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिसको आप सॉफ्टवेयर बोलते हो। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या है, ये विंडोज़ और यूज़र के बीच में और एक छोटा सा इंटरफेस है। ठीक है, ये इंटरफेस क्या है, स्पेसिफिक होता है। मतलब जैसे आपको पेंटिंग का काम करना है, तो पेंटिंग का आपको काम करना है तो आप पेंटिंग का सॉफ्टवेयर खोलोगे ना, माइक्रोसॉफ्ट पेंट आप खोलोगे। अगर आपको टाइपिंग करनी है तो नोटपैड का सॉफ्टवेयर खोलोगे। तो कुछ ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली अपन इनको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बोलते हैं। और ये जब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बने हुए होते हैं, तो अपन इनके माध्यम से विंडोज़ तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और विंडोज़ फिर अब उस बात को समझ के जो चीज़ यूज़र चाह रहा है तो उस बात को डिकोड करता है हार्डवेयर के समझने लायक। ठीक है, फिर हार्डवेयर इस पर प्रोसेसिंग करता है, फिर आपको जो जवाब है हार्डवेयर विंडोज़ को देता है, या विंडोज़ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से वही चीज़ अपने को एप्लीकेशन प्रोग्राम पे दिखती है। देखो, ये चीज़ इतना फास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। इवन आप जब कीबोर्ड पे की प्रेस करते हो, ठीक है, आपने जैसे मैं MS वर्ड खोला हुआ है और आप कोई की प्रेस करते हो, तो पूरा इसके पीछे एक साइकिल होता है। जैसे आपने की प्रेस किया, आपने की प्रेस किया, कहाँ पे किया हुआ है, आपने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम खोला हुआ है, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे आप पहले तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्टिवेट करते हो, उस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो एक वो एक्टिव मोड में आते ही क्या हो जाता है, एक उससे संबंधित एक प्रोसेस क्रिएट होता है। ठीक है, तो उससे संबंधित एक प्रोसेस क्रिएट होता है। वो प्रोसेस की जानकारी आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को होती है, और विंडोज़ उस पर एप्रोप्रिएट डिसीज़न लेता है कि अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है और इसको जो है इससे रिलेटेड प्रोसेसिंग होनी है, तो उस प्रोसेस को सिलेक्शन करना होता है, शेड्यूलिंग करना होता है, और उसको क्या है रैम के अंदर लोड करना होता है। जब रैम के अंदर वो लोड होता है तो उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है, उसको रनिंग मोड में लाना होता है। तो रनिंग मोड में लाने के लिए उसको CPU अलोकेट करना है, CPU उसको दिया जाना है, कितने समय के लिए CPU दिया जाना है, ये सारा डिसाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को जैसे आप ऑन करते हो तो ये प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको टाइम भी लगता है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन आप एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को यूज़ करते हुए उसका कोई फीचर यूज़ करते हो, जैसे मान लो आपने नया फाइल ओपन किया, तो ये MS वर्ड के अंदर एक दूसरा चीज़ आप कर रहे हो, तो इसके लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम से संबंधित फिर एक प्रोसेस क्रिएट होता है, तो उस प्रोसेस के लिए बिल्कुल उस प्रोसेस को कैसे रेस्पॉन्ड करना है, कैसे रैम के अंदर लोड करना है, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कैसे उसको CPU प्रोवाइड करवाना है, ये सारा डिसीजन फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। बात समझ में आ रही है आशुतोष? राजवीर, तुम्हें समझ में आ रही है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो?
क्या समझ में आया? इज़ नथिंग बट पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें, निर्देश होते हैं प्रोग्राम के अंदर, और वो निर्देश कौन लिखता है? डेवलपर तैयार करता है, ठीक है। जब उसको काम दिया जाता है डिज़ाइनिंग का, तो कोडिंग करके वो इंस्ट्रक्शंस तैयार किए जाते हैं उस प्रोग्राम के, ठीक है। और एक और बात, अभी आप लोग सी सब प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, कि एक्चुअल में एक प्रोग्राम कैसे आप तैयार करते हो। तो बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर्स आप देखते हो ये क्या है? ये प्रोग्राम्स हैं या प्रोग्राम्स के कलेक्शंस हैं। और जब इनको सारे जितने भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स होते हैं ये स्टैटिक मोड में होते हैं। स्टैटिक मोड में होते हैं मतलब आपने प्रोग्राम क्रिएट कर दिया लेकिन ये अभी चल नहीं रहा है, तो ये स्टैटिक मोड है। और ये जब स्टैटिक मोड में होते हैं तो ये सेकेंडरी मेमोरी में लोड किए हुए होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज होता है। और सेकेंडरी मेमोरी की अपन बात करें तो ये मेमोरी वो मेमोरी होता है जैसे जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। और आपका प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी तक आपके जो सीपीयू है उसकी डायरेक्ट पहुंच होती है, मतलब सबसे नज़दीक अगर आप बात करो तो रैम होता है, ठीक है। तो रैम पे सीपीयू की डायरेक्ट पहुंच होती है, ठीक है। अपन ये जो सब बातें कर रहे हैं ना ये सीपीयू के अंदर की बातें हो रही है, सीपीयू हार्डवेयर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जो भी देखो ये सारे प्रोग्राम्स जो भी आप देखते हो ना ये सब क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, या पीस बोल सकते हो, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या सेट ऑफ कोड्स हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें होते हैं प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम को जब रन करा जाता है, जब उनको एक्टिव किया जाता है तो उस प्रोग्राम से संबंधित एक प्रोसेस क्रिएट होता है। वो प्रोसेस क्या है? रिप्रेजेंट करता है उस प्रोग्राम को, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, इसकी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है, ठीक है। तो अब अपन एक्चुअल में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया है जब एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जब होती हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाती हैं? वो सबसे पहले रेडी क्यू में जाती है, ठीक है। मैंने ये रेडी क्यू के बारे में भी बताया हुआ है, आप पुराने सेशन इसको रेफ़र करिए प्लीज़, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो रेडी क्यू में जब जाता है तो रेडी क्यू बेसिकली क्या है? मैंने स्टेट डायग्राम बताया था प्रोसेस का कि कुछ स्टेट्स होती हैं प्रोसेस, ठीक है। एक आपका न्यू स्टेट होता है, ठीक है, न्यू स्टेट होता है आपका, फिर रेडी स्टेट होता है और फिर रनिंग स्टेट होता है। तो न्यू स्टेट में जब प्रोसेस होता है मतलब प्रोसेस एक्चुअल में जस्ट क्रिएट ही हुआ है, ठीक है, मतलब क्रिएट ही हुआ है। और रेडी स्टेट जो है वो कहाँ पे होता है? रैम के अंदर होता है, बट अभी प्रोसेस को सीपीयू नहीं दिया गया है। जैसे ही प्रोसेस को सीपीयू दिया जाता है उस पर प्रोसेसिंग करी जाती है तो प्रोसेस जो है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। इस रनिंग स्टेट में प्रोसेस रन करता है, कब तक रन करता है? जब तक कि जितना उसका ब्रस्ट टाइम है। अब ये ब्रस्ट टाइम क्या है ये भी मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया है। ब्रस्ट टाइम का मतलब होता है उसका कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है। हर प्रोसेस का ब्रस्ट टाइम फिक्स होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि दो लोग पंगत में बैठे हुए हैं, किसी को 5 मिनट लगता है खाने में, किसी को 10 मिनट लगता है, लेकिन प्रोसेस क्या है? खाना खा के कंप्लीट होना, ठीक है। इसी तरीके से कोई जब प्रोसेस आती है, एक प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, उनका टाइम होता है। एक 5 सेकंड का ब्रश टाइम है, एक 10 सेकंड का है, एक 6 सेकंड का है, ठीक है। तो ये ब्रश टाइम होता है, और तो जितना उसका ब्रश टाइम होगा उतने सेकंड तक उसको सीपीयू चाहिए। अब सिचुएशन ये हो सकती है जैसे मैंने पिछले सेशन में आपको बताया कि शेड्यूल करना होता है, किस प्रोसेस को कब सीपीयू दिया जाना है वो एल्गोरिदम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसको अपन बोलते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। बात क्लियर है? सभी को बात समझ में आ रही है? शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है? प्रोसेसेस को शेड्यूल करना, उनके कंप्लीशन के लिए कब उनको सीपीयू अलोकेट करना है, कब उनको किस स्टेट में पहुंचाना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का मतलब है। अब अपन ने इससे पहले वाले सेशन में एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ा था, वो क्या था? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बोलता है जो पहले आ गया उसको सीपीयू मिल गया, और सीपीयू उसके पास तब तक रहेगा जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। ये अपन ने देखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का।
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो एल्गोरिदम था वो नॉन प्रीएम्प्टिव था। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कि सीपीयू उसके पास रहेगा, तो बाकी प्रोसेसेस को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं SJF, ये भी एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसका फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जो प्रोसेस जितनी छोटी है ना उसको सीपीयू दे दिया जाएगा और पहले उसको कंप्लीशन करवाएंगे अपन। ठीक है, देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में एक ड्रॉबैक क्या था, कनोए इफेक्ट था। कनोए इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, कनोए इफेक्ट इसका ड्रॉबैक था, मतलब ये इसका डिसएडवांटेज था। कनोए इफेक्ट में क्या होता है, मान लो एक प्रोसेस P1 है जो 20 सेकेंड तक इसका ब्रश टाइम है, एक प्रोसेस P2 है जिसका ब्रश टाइम 2 सेकेंड है, और एक प्रोसेस P3 है जिसका ब्रश टाइम 3 सेकेंड है। और इसका अराइवल टाइम जो है, इसका अराइवल टाइम मान लो ये 0 सेकेंड पे आया, ये पहले सेकंड पे आया और ये दूसरे सेकंड पे आया, तो ये सबसे पहले आ गया 0 सेकंड पे आ गया। तो इसको सीपीयू जब आप अलोकेट कर दोगे तो सीपीयू कितने सेकंड तक बिजी रहेगा, 20 सेकंड तक, और 20 सेकंड तक बिजी रहने के कारण P2 और P3 को वेट करना पड़ेगा। P2 और P3 को वेट करना पड़ रहा है जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाता, ये इनका ब्रश टाइम है। ठीक है, तो इससे नुकसान किन को है, नुकसान P2 और P3 को है। अब देखो आए बेचारे एक एक सेकंड इनसे लेट, लेकिन इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है इसके 20 सेकंड होने तक का। ठीक है, तो इसको कनोए इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए एक नया शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रपोज किया गया जिसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब जो छोटा जॉब है उसको पहले कंप्लीट करवा दिया जाए। तो अब यहाँ पे आप देखो ये P नंबर मतलब ये प्रोसेस का नंबर है, प्रोसेस 1 2 3 4 5। ये 80 का मतलब प्रोसेसेस का अराइवल टाइम है, मतलब ये पहले सेकंड पे आई, ये दूसरे सेकंड पे आई, ये प्रोसेस 3 तीसरे सेकंड पे, चौथे सेकंड पे, और ये 5वें सेकंड। और ये ब्रश टाइम क्या है कि प्रोसेस को कितने सेकंड तक सीपीयू चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो प्रोसेस 1 को 7 सेकंड तक सीपीयू चाहिए, प्रोसेस 2 को 5 सेकंड तक चाहिए, प्रोसेस 3 को 1 सेकंड तक, प्रोसेस 4 को 2 सेकंड तक, प्रोसेस 5 को 8 सेकंड तक। ठीक है, अब ये कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम और ये जो वेटिंग टाइम ना, ये अपन कैलकुलेट करते हैं, अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे वही गैंट चार्ट बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे जब भी आपको बोला जाए ना एनालाइज करने का, तो इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये 0th सेकंड पे ये P1 जो है अराइवल, ये तो आपका 0 सेकंड हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, 4 5 6 7 8 लाइक दैट। ठीक है, ये 24 तक जा रहा है। ये अपन नहीं देखते कितना कौन सा 24 आएगा क्या आएगा, अपन सबसे पहले देखते हैं जो पहला सेकंड है, घड़ी के पहले सेकंड पे कौन सी प्रोसेसेस पहुंच चुकी है। 1 पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब 1 पहुंच चुका है, तो जैसे ही 1 पहुंचा, चूँकि ये जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब अगर एक बार एक प्रोसेस को सीपीयू दे दिया तो उसके कंप्लीशन तक सीपीयू उसके पास ही रहेगा, प्रोसेस के पास ही रहेगा। तो अब घड़ी के पहले सेकंड पे सिर्फ एक प्रोसेस पहुंची है जो है आपकी P1। तो जैसे ये पहुंची तो इसको सीपीयू मिल गया, और सीपीयू इसको मिल गया तो सीपीयू कब तक रखेगा, इसके ब्रश टाइम तक अपने को देखना है, मतलब 7 सेकंड तक। तो सीपीयू उसके पास रहेगा, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 7 सेकंड तक। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये घड़ी के 8वें सेकंड तक सीपीयू को ये होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो ये जो P1 पहले सेकंड से लेकर 8वें सेकंड तक, और इसका अंतर है 7 सेकंड जो कि ब्रश टाइम है, तब तक सीपीयू को ये होल्ड करके रखेगा। अब देखिए जैसे ही 8वां सेकंड हुआ, इसका कंप्लीशन ख़त्म हुआ और सीपीयू को फ्री हो गया। अब सीपीयू फ्री हो गया, अब आपके पास 8वें सेकंड पर क्या सिनारियो बना हुआ है, कौन कौन सी प्रोसेसेस कतार में खड़ी हैं। तो प्रोसेस जो 2 है वो दूसरे सेकंड पे आ चुकी थी। ठीक है, प्रोसेस 3 तीसरे सेकंड पे आ चुकी थी, प्रोसेस 4 चौथे सेकंड पे आ चुकी थी, और प्रोसेस 5 5वें सेकंड पे आ चुकी थी। ठीक है, तो ये
4 प्रोसेसेस अब कतार में है। अब अपने को इस 8वें सेकंड पे डिसाइड करना है कि किसको सीपीयू दिया जाए, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में तो ये बोलता है जो पहले आया उसको पहले मिलेगा। तो अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाते तो अपन P2 के लिए सीपीयू अलॉट करवाते, लेकिन अब शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट जो एल्गोरिथम है वो बोलता है जो कम से कम समय लेगी उसको अपने को सीपीयू देना है। तो P2, P3 और P4, P5 ये 4 प्रोसेसेस का ब्रश टाइम आपको देखना होगा। तो इनका जो ब्रश टाइम आपको देखने को मिल रहा है, एक का 5 है, एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 8 है। सबसे कम ब्रश टाइम ये है आपका, मतलब ये जो P3 नाम की प्रोसेस है सिर्फ 1 सेकंड लेके अपने आप सीपीयू को फ्री कर देगी। तो अपन जो अब सीपीयू देंगे 1 सेकंड वो होगा आपका ये वाला 9th सेकंड पे ये P2 आप P3 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब ये P1 का काम हो चुका है, P3 का काम हो चुका है, P2, P4 और P5 कतार में खड़े हुए हैं। तो P2, P4 और P5 में फिर अपन देखेंगे किसका ब्रश टाइम कम है। P4 का ब्रश टाइम 2 है, P2 का 5 है और 8 है। तो सब इन तीनों में से सबसे कम किसका है, P4 का है, और ये 2 सेकेंड एग्जीक्यूट होने के बाद अपने आप को फ्री कर देगा। तो यहाँ पे अब ये 10 और ये आपका 11, तो ये 2 सेकेंड P2 जो है वो रन करेगा। तो 11वें सेकेंड पे P2 CPU को फ्री कर देगा। तो ये P2 को भी अपन ने क्रॉस लगा दिया। अब अपने पास सॉरी, एक्चुअल में ये P2 नहीं है, P4 है। तो P4 को अपन क्रॉस लगाएंगे। अब अपने पास P2 और P5 बचा हुआ है। अब P2 और P5 में आपको देखना है किसका ब्रश टाइम कम है। ब्रश टाइम इसका कम है, P2 का कम है जो है 5। तो 11वें सेकंड के बाद CPU किसको दिया जाएगा, P2 को दिया जाएगा। मैं उसको यहाँ दिखा रहा हूँ। और कितने सेकंड के लिए दिया जाएगा, 5 सेकंड के लिए। तो ये 11वें सेकंड पे मिला और 5 सेकंड पे 12, 13, 14 और ये 15, ठीक है। तो ये आपका 1, 2, 3 और 4 ही हुआ। तो ये टोटल 5 सेकंड, ठीक है। तो ये पूरे 5 सेकंड तक जो CPU है वो किसके पास रहेगा, P2 के पास रहेगा। और 16वें सेकंड पे जो CPU है वो किसको मिल जाएगा, वो जो आखिरी बची हुई प्रोसेस है वो आपकी कौन सी है, P5 है। तो ये P2 को क्रॉस लगा दिया, P5 बची, इसको मिलेगा। और इस कब तक रखेगा ये, जितना कि इसका ब्रश टाइम है जो कि 8 है। तो 16 और 8 आपका कितना होगा, 24, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ एकदम इसको क्लियर और बना के देखते हैं अपन। यहाँ पे सबसे पहले 0 से 1 सेकंड तक कोई भी प्रोसेस नहीं आया है, तो ये 0 और ये 1। उसके बाद में जो P1 आया है, लेकिन वो कब तक उसने CPU को होल्ड करके रखा है, 8वें सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद में P3 जो प्रोसेस आया, प्रोसेस को CPU अलॉट हुआ है, इसने 1 सेकंड के लिए, मतलब 90 सेकंड पे इसका कंप्लीशन टाइम है। फिर इसके बाद में आपका P4 है जो 2 सेकंड तक चला, इसका ब्रश टाइम देखते हुए 11वें सेकंड इसका कंप्लीशन टाइम है। फिर आपका P2 जो है वो 5 सेकंड के लिए हुआ, 16 इसका कंप्लीशन टाइम है। और फिर आपका P5 जो है उसको CPU मिला, तो इसका ब्रश टाइम 8 सेकंड तक इसको CPU लोकेट हुआ और इसका फाइनल टाइम, कंप्लीशन टाइम 24 है। तो ये जो आप टाइम देख रहे हो P1 का, ये टाइम, ये कंप्लीशन टाइम होगा। ये P3 का कंप्लीशन टाइम। अब आप देखिए यहाँ पे जो कंप्लीशन टाइम जो लिखा हुआ है, ये वाला जो कॉलम है, इस पर अपने को वैल्यू भरना है। तो P1 का कंप्लीशन टाइम 8 अपन ने डाला, P2 का कंप्लीशन टाइम ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, उसको अपन ने 16 डाला। इसी तरीके से P3 का कंप्लीशन टाइम 9 है, इसको अपन इसमें डाल दिया। P4 का कंप्लीशन टाइम यहाँ से देख रहे हो आप 11 है, ये डाला। P5 का 24, इस तरीके से डाला, ठीक है। अब ये टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम आपका एक्चुअल में ये होता है टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम आपने निकाल लिया है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। 8 में से 1 गया तो 7, इसी तरीके से 16 में से 2 गया तो 14, ठीक है। 9 में से 3 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 6, और फिर 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 7, और 24 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 19।
तो ये हर प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम आपने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम, ठीक है। अब देखो ये वेटिंग टाइम एक्चुअल में क्या होता है। वेटिंग टाइम वो होता है एक्चुअल में, ये डिफरेंस है कि प्रोसेस कब पहुंच चुका है और प्रोसेस को पहली बार कब रेस्पॉन्ड किया गया। जैसे मानिए ये आपका प्रोसेस P1 को अगर मैं लेता हूँ, ये P1 को CPU कब मिला, पहले सेकंड पे मिला, और P1 जो है वो पहुंचा भी कब, पहले सेकंड पर ही पहुंच गया। तो मतलब P1 को वेट नहीं करना पड़ा, जैसे ही आया वैसे ही CPU उसको मिल गया। और P3 जो है ये कब पहुंचा, इसका अराइवल टाइम क्या था, घड़ी के तीसरे सेकंड पे पहुंचा, लेकिन CPU कब मिल रहा है, 8वें सेकंड पे। तो 8 - 3 5 सेकंड तक इसको इंतज़ार करना पड़ा। तो ये देखिए P3 का जो वेटिंग टाइम है वो 5 सेकंड है। इसी तरीके से P4 का वेटिंग टाइम अगर आप देखोगे, CPU उसको मिला 90 सेकंड पे, लेकिन आ कब गया था, ये अराइवल टाइम 4, 9 - 4 मतलब 5 इसका वेटिंग टाइम होएगा, ठीक है। इसी तरीके से P2 को CPU मिल रहा है 11वें सेकंड पे, लेकिन P2 कब आ गया था, दूसरे सेकंड पे आ गया था, मतलब 9 सेकंड तक इसको इंतज़ार करना पड़ रहा है, ठीक है। 9 सेकंड तक इसको इंतज़ार करना। इसी तरीके से P5 जो है 5वें सेकंड पे आ गया, लेकिन इसको CPU मिला 16वें सेकंड पे, तो 16 - 5 मतलब 11 सेकंड का इंतज़ार, ठीक है। तो इन वेटिंग टाइम को जब आप जोड़ के, तो आपस में सभी के वेटिंग टाइम को जोड़ के और जितनी प्रोसेस है उसकी संख्या से डिवाइड करते हो तो आपको एवरेज वेटिंग टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो एवरेज वेटिंग टाइम आप इस तरीके से निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या भाई सभी को? हेलो आशुतोष, हेलो, बात क्लियर है? राजवीर तुम्हें समझ में आया अभी? ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि एक ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं इन प्रोसेस को कैसे शेड्यूल करना है, कैसे इनको CPU दिया जाना है, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम में रूल्स एंड नियम्स होते हैं, कायदे होते हैं। अगर आप SGF को फॉलो करोगे तो प्रोसेस को इस तरीके से CPU मिलेगा, और जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो SGF के अकॉर्डिंग जिनको CPU मिला है, तो उन प्रोसेसेस का एवरेज वेटिंग टाइम इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब देखो क्या तुम लोग बता सकते हो इसमें भी कनोए इफेक्ट हो सकता है? आशुतोष, क्या इसमें भी कनोए इफेक्ट हो सकता है? हाँ देखो, एक्चुअल में जो सेकंड नंबर का प्रोसेस है ना, इसमें इसको कितना वेट करना पड़ रहा है, इसको 9 सेकंड तक वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कनोए इफेक्ट इसमें भी पॉसिबल है कि प्रोसेस पहले पहुंच चुका है और दूसरे प्रोसेसेस की वजह से इसको वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ये जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे एनालाइज करें अगर अपन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम को, तो कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये एल्गोरिदम तो है, रूल्स तो हैं, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो टेबल मैंने बनाया, 3 प्रोसेसेस हैं, 3 प्रोसेसेस का प्रैक्टिकली ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका यार एग्जैक्ट रीज़न अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, बट मैं कल देख के तुम्हें ज़रूर बताऊंगा इसका, है ना, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इसका मैं रीज़न तुम्हें ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, या कल जब अपना क्लास होगा तो मैं बताऊंगा इसका, ठीक है। ओके, तो बेसिक ये जो एल्गोरिदम है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अपन जैसे एग्जांपल ये देख रहे हैं, बूट विल बी द प्रोसेस विद दिस, हाँ, तो ये एक एग्जांपल अगर अपन फिर से देखें, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये इनके प्रोसेस नंबर्स हैं, ये इनका अराइवल टाइम है, रस्ट टाइम है, ठीक है, ये आपका कंप्लीशन टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है और वेटिंग टाइम है। अब ये जो एवरेज वेटिंग टाइम निकाल रहे हो, ये आप निकाल सकते हो, सभी वेटिंग टाइम को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना है। अब थ्रूपुट एक्चुअल में क्या होता है? थ्रूपुट का मतलब होता है कि कितनी प्रोसेसेस को आप एक्चुअल में एग्जीक्यूट करवा सकते हो पर सेकंड, ठीक है।
तो जैसे आप ये गैंट चार्ट बनाते हो, इस गैंट चार्ट में जो आखिरी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है वो कितना है आपका 22, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपकी कितनी है 3 है, तो थ्रूपुट जो होगा 3/22, तो ये होगा मतलब 1 सेकंड में इतनी प्रोसेसेस आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इवन ये जो है आपका डेसिमल फॉर्म में आएगा, बट थ्रूपुट कैलकुलेट करने का ये तरीका है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इसको एक्चुअल में इन्होंने दिखाया है कि जैसे मान लो इसका ब्रश टाइम 20 है, ठीक है, कनो इफेक्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रश टाइम 20 है इस प्रोसेस 1 का, तो बाकी जो प्रोसेस 2 और 3 है इसको वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं। रीस्केड्यूलिंग में मान लो 2 और 3 को अगर पहले आने का मौका दिया जाता है, ठीक है, तो आप देखो एवरेज वेटिंग टाइम, यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम 13 मिली सेकेंड्स है, और यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम है ना वो 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो कनो इफेक्ट की वजह से क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। SGF gives the best throughput than any scheduling algorithm, तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो सबसे ज़्यादा थ्रूपुट, सबसे अच्छा थ्रूपुट अगर कोई दे सकता है तो वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ब्रश टाइम क्राइटेरिया है, मतलब अब ये जो अल्गोरिदम है, शेड्यूलिंग अल्गोरिदम है, ये प्रीएम्प्टिव है इन नेचर। अब प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का मैंने मतलब आपको समझा दिया है। प्रीएम्प्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रोसेस है, वो प्रोसेस जब रनिंग स्टेट में है, ठीक है, प्रोसेस जो है आपका रनिंग स्टेट में है, P1 जो प्रोसेस है वो आपका रनिंग स्टेट में है, तो इस रनिंग स्टेट में अगर कोई प्रोसेस है और कोई हायर प्रायोरिटी की कोई प्रोसेस आती है P2, ठीक है। देखो हर प्रोसेस का क्या है ना, प्रायोरिटी भी होता है। प्रायोरिटी से आपको मतलब समझ में आता है कि प्रायोरिटी क्या होता है, कोई हाँ, मतलब एक प्रायोरिटी नंबर होता है। जैसे मान लो एक सिंपल सिटीजन है जो एक जो ट्रैफिक रूल्स को उसको फॉलो करना होता है, ठीक है, रूल्स उसके हैं बने हुए हैं। एक सिंपल जो सिटीजन होता है उसको रेड लाइट पे रुकना होता है, ठीक है। बट क्या होता है, उसी रोड पे अगर किसी वीआईपी की गाड़ी आती है तो इवन दो रेड लाइट है तो भी उसके लिए सिग्नल्स कोई मैटर नहीं करता, उसको पहले पास दिया जाता है, उसको पहले निकलने दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर प्रोसेस जो है उसकी प्रायोरिटी सेट करी जाती है कि इसकी प्रायोरिटी, उसको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये प्रायोरिटी नंबर के बेसिस पे भी हो सकता है, कुछ क्राइटेरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो जब कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में होती है और कोई उससे अच्छी प्रायोरिटी की, हायर प्रायोरिटी की कोई प्रोसेस आती है और उसको एग्जीक्यूट होना है, तो उस प्रोसेस को ज़बरदस्ती जो रनिंग में है उसको निकाल के वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाता है, वापस से रेडी क्यू में डाल दिया जाता है। तो जो प्रोसेस हायर प्रायोरिटी को आया उसको फिर CPU अलॉट कर दिया जाता है और वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है, ठीक है, और कंप्लीशन तक वो प्रोसेस रन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल में प्रायोरिटी का क्राइटेरिया है ना, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में, वो है आपका शॉर्टेस्ट जॉब का, ठीक है, नॉट अ शॉर्टेस्ट जॉब, मतलब आपका ब्रस्ट टाइम का, जिसका ब्रस्ट टाइम जो है जितना कम होगा उसको पहले CPU अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझते हैं अपन। P नंबर प्रोसेसेस का नंबर है, AT मतलब उनका अराइवल टाइम है, BT ब्रस्ट टाइम है, मतलब उसको ब्रस्ट टाइम तक एग्जीक्यूट होना है, मतलब 7 सेकंड तक तो CPU चाहिए उसको, 7 सेकंड होते ही CPU वो छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। CT का मतलब है कंप्लीशन टाइम, घड़ी के कौन से सेकंड पे वो कंप्लीट होके बाहर निकला। TAT टर्न अराउंड टाइम और WT वेटिंग टाइम, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 प्रोसेसेस हैं, ये इनके अराइवल टाइम है, पहुंचने का इनका समय ये बता रहा है, और ये इसका बरस्ट टाइम है, ठीक है। अब देखना समझने की कोशिश करना, यही समझाऊंगा मैं आपको।
जैसे ही सबसे पहले कौन सा प्रोसेस पहुंचा है ये बता सकते हो? जैसे मैं घड़ी का अपना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे 0 सेकंड पे, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस पहुंचा है बता सकते हो? P1 पहुंचा है, ठीक है। कौन से सेकंड पे? 0 सेकंड पे पहुंचा है। तो जैसे ये पहुंचा, इसके अलावा कोई था नहीं, तो कुछ चेक करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने क्या किया, इसको CPU अलॉट कर दिया, ठीक है। इसको 1 सेकंड तक कोई नहीं पहुंचा था, तो ये 1 सेकंड तक तो P1 को CPU अलॉट हो रखा है, ठीक है। अब जैसे ही पहला सेकंड हुआ, मुझे चेक करना है कि कौन से प्रोसेस पहुंच चुके हैं। अब पहले सेकंड पे यहाँ पे प्रोसेस पहुंच चुका है P2, करेक्ट। तो P2 जैसे यहाँ पहुँचा और P1 जो है एग्जीक्यूशन में, तो मुझे चेक करना है P1 का। देखो जब P1 यहाँ था तब इसका कितना ब्रस्ट टाइम रिमेनिंग था, यहाँ पे P1 पहुँचा तो इसका ब्रस्ट टाइम जो था वो 7 सेकंड तक इसको एग्जीक्यूट होना है, 7 सेकंड तक CPU चाहिए। और जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट हुआ तो इसको 6 सेकंड और एग्जीक्यूट होना है, मतलब 6 सेकंड तक और CPU चाहिए, ठीक है। और P2 जैसे ही पहले सेकंड पे पहुंचा तो इसका जो ब्रस्ट टाइम है वो कितना है, 5, ठीक है। तो अब 6 और 5 प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जिसका ब्रस्ट टाइम कम है। तो जो CPU P1 को अलॉट हो रखा है वो किसको अलॉट हो जाएगा? P2 को CPU अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये P1 जो है इसको वापस से वेट करना पड़ेगा। इसको कितना वेट, अब पता नहीं इसको कितने समय के लिए वेट करना पड़ेगा। अब तो अपन अगले सेकंड पे चल के देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। दूसरे सेकंड पे मेरे पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? मेरे पास ये P3 प्रोसेस पहुँच चुका है, ठीक है। दूसरे सेकंड पे P3 पहुँच चुका है जिसका ब्रस्ट टाइम कितना है, 3 है, ठीक है। अब ये जो P2 का सिचुएशन है, एक्चुअल में क्या हुआ है, इसका ब्रस्ट टाइम कितना रह गया है, 4। पहले कितना था, 5, क्योंकि 1 सेकंड ये रन कर लिया है तो इसको 4 सेकंड और रन होना है। और जो P1 है उसको 6 सेकंड और होना है, इसको 4। और ये जो P3 अभी आया तीसरे सेकंड पे, इसको तो 3 ही सेकंड रन होना है। तो अब क्या होगा, जो CPU है वो किसको जाएगा, P3 को CPU जाएगा, ठीक है। अब मैं अगले सेकंड पे मैं यहाँ पे सिचुएशन देखता हूँ, तो ये तीसरे सेकंड पे क्या सिचुएशन है, तीसरे सेकंड पे P4 पहुँच चुका है, ठीक है। P4 पहुँच चुका है और जिसका ब्रस्ट टाइम कितना है, जिसका ब्रस्ट टाइम है 1 सेकंड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो P3 को अब कितना और एग्जीक्यूट होना है, कितना और CPU चाहिए, 2 सेकंड के लिए CPU चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो अब मेरे पास देखो क्या क्या है, P1 वेटिंग में है, P2 वेटिंग में है और P3 भी अब जो एग्जीक्यूट हो रहा था ये भी वेटिंग में जाएगा, क्योंकि सबसे कम ब्रस्ट टाइम कौन सा है, ये वाला है जो कि P4 का है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 सेकंड के, ये चौथे सेकंड पे P4 रन किया 1 सेकंड के लिए। अब चौथे सेकंड पे सिचुएशन क्या हो गया, P5 भी आके खड़ा हो चुका है, ठीक है। P5 भी आके खड़ा हो चुका है और ये जो P4 है ये इसका ब्रस्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको यहाँ मैंने 0 कर दिया, ठीक है। अब P4 दोबारा नहीं आएगा और P5 चौथे सेकंड पे आया, इसको कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, 2 सेकंड के लिए। करेक्ट है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है। अब आप देखो आपके पास क्या सिचुएशन है, P1 है जिसका ब्रस्ट टाइम 6 है, P2 है जिसका ब्रस्ट टाइम 4 है। देखो ये अपडेट हो रहा है ब्रस्ट टाइम, मैं अपडेट कैसे कर रहा हूँ, जैसे P1 पहले 1 सेकंड एग्जीक्यूट कर चुका है तो इसको 6 सेकंड और होना है, तो लेटेस्ट ब्रस्ट टाइम इसका 6 है। P2 का ब्रस्ट टाइम 5 था लेकिन ये 1 सेकंड अपडेट रन कर चुका है, तो इसका अब जो लेटेस्ट ब्रस्ट टाइम है 4 हो चुका है। P3 का लेटेस्ट ब्रस्ट टाइम 2 हो चुका है। P4 जो है कंप्लीट एग्जीक्यूट कर चुका है, कंप्लीशन स्टेट में पहुंच चुका है, तो अब इसको क्या है, एग्जीक्यूट नहीं होना है, ठीक है। तो अब अपन किसको कंसीडर करेंगे, चौथे सेकंड पे अपने पास P5 भी खड़ा है, P3 भी है, P2 भी है और P1 भी है, तो अपन किसको कंसीडर करेंगे। देखो अब यहाँ पे P5 और P3 जो है, करेक्ट, दोनों का ब्रस्ट टाइम सेम है, तो आप यहाँ पे किसी को भी शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो पहले से वेट कर रहा है अपन उसको ही करें, ठीक है। ये आप अजम्पशन ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैंने किसको शेड्यूल कर दिया, मैंने P3 को शेड्यूल कर दिया, ठीक है। P3 को जैसे ही मैं 1 सेकंड के लिए करता हूँ, जैसे मेरा 5वां सेकंड है,
ठीक है। तो 5वें सेकंड पे P6 भी आके खड़ा हो गया और इसका ब्रश टाइम कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या क्या है, एक तो ये 1 है, एक P5 का 2 है, ठीक है, इसको तो अपन कंसीडर ही नहीं कर रहे अब। और यहाँ पे मेरे पास अब जो P3 है, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया, P3 का जो लेटेस्ट है, अब मेरे पास कितना बचा है, 1, ठीक है। और P2 का मेरे पास 4 ब्रश टाइम है, P1 का 6 है। तो अब मुझे किसको कंसीडर करना है, इनको एनालाइज करना है, 6 4, ओके। मुझे एनालाइज करना है इसको 1 और ये, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब देखो P3 और P6 दोनों का ब्रश टाइम क्या है, दोनों का ब्रश टाइम 1 है, लेकिन अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको ही CPU कंटिन्यू कर अलॉट करके रखेंगे, P3 को ही देंगे। तो P3 को 1 सेकंड के लिए और CPU मैंने दिया, ठीक है। तो ये P3 1 सेकंड के लिए और दिया और अब इसका ब्रश टाइम जो है वो 0 हो चुका है, मतलब P3 कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो अपना P3 का काम खत्म हुआ 6ठे सेकंड पे। अब 6ठे सेकंड पे P3 के अलावा अब अपने पास कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, एक P1 है, P2 है, और इसके अलावा अब आपके पास P4 हो चुका है, P3 हो चुका है। तो मैं यहाँ पे P4 और P3 को, ठीक है, इनको रिमूव कर दे रहा हूँ, एक क्रॉस लगा दे रहा हूँ, इनका काम नहीं है। अब मेरे पास P1 P2 P5 P6, तो ये 4 प्रोसेसेस हैं। अब मैं किसको दूंगा CPU, P6 को मैं CPU अलॉट करूँगा, ठीक है। P6 को मैंने CPU अलॉट किया 1 सेकंड के लिए, तो ये 7वें सेकंड पे कंप्लीट हुआ। तो अब P6 का भी ब्रश टाइम 0 हो चुका है, तो ये इसको भी मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है, P5 बचा है, P1 और P2 बचा है। तो ब्रश टाइम किसका कम है, P5 का ब्रश टाइम कम है। तो अब जो 7वां सेकंड है, 7वें सेकंड के बाद मैं किसको दूंगा, देखो अब डायरेक्टली आप 2 सेकंड तक इसको रन करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस तो आ नहीं रहा है, तो आपको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं। तो 7 के बाद सीधा 9th सेकंड पे, ये 7वें सेकंड के बाद सीधा 9th सेकंड तक P5 को CPU मिलेगा, ठीक है। P5 कंप्लीशन स्टेट में जा चुका है। अब आपके पास कौन सा आएगा, P2 आएगा। P2 कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 4, तो 9 और 4 कितना हो गया आपका, 13, ठीक है। तो P2 भी आपने कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद में P1 जो है वो कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 6 सेकंड, तो 13 + 6 कितना हो गया, 19, ठीक है। समझ में आया। तो ये इस तरीके से शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। तो ये ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो एक्चुअल में प्रीएम्प्टिव है, प्रीएम्पशन होता है इसमें, मतलब CPU किसी प्रोसेस के हाथ में है, लेकिन एक क्राइटेरिया आपने सेट कर दिया, ठीक है। उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए जो रनिंग प्रोसेस है उससे CPU को छीन के दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये क्राइटेरियाज यहाँ पे तो आपका ब्रश टाइम पे बेस्ड था, ठीक है। एक क्राइटेरिया आपको प्रायोरिटी असाइन कर दिया जाएगा, प्रायोरिटी में 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक एल्गोरिदम होता है, उस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। तो उसमें आपको लिख के बताया जाएगा कि इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। जब ये प्रोसेस रन कर रहा है और कोई दूसरा प्रोसेस आता है, जब उसकी जो प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो आपको स्विच करना है CPU को, मतलब आपको CPU उसको अलॉट करवाना है, ठीक है। अब इस तरीके से ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में फिर आप बिल्कुल इनका ये जो कंप्लीशन टाइम है ये कैलकुलेट कर सकते हो, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, वेटिंग टाइम कर सकते हो। अब देखो इसका जो कंप्लीशन टाइम है प्रोसेस का कितना है, 19 है, मतलब अब आप देखो ये 19वें सेकंड पे P1 जो है कंप्लीट हो रहा है। समझ में आ रही बात। और इसी तरीके से इसका टर्न अराउंड टाइम जो है वो क्या होता है, CT - 80, तो 19 - 0 आप करोगे तो आपको टर्न अराउंड टाइम मिलेगा। और वेटिंग टाइम जो है, अब देखो ये वेटिंग टाइम इसमें क्या होगा, इसको कितना वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे ही सबसे पहले ये आया था इसको CPU अलॉट हो गया था, लेकिन पहले सेकंड के बाद में, ठीक है, इसको कब तक वेट करना पड़ रहा है, 13वें सेकंड तक इसको वेट करना पड़ रहा है। तो 13 - 1, तो 12 सेकंड इसका वेटिंग टाइम होगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस को जब कब दोबारा CPU मिलेगा,
यहाँ पे उससे अपने को वेटिंग टाइम निकालने का मौका मिलेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मैंने 2 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और आपको कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट अपन अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आया। और आशुतोष, वो जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर अगर मुझे मिलता है तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक्चुअल में ये सब्जेक्ट मैंने अपने बीटेक टाइम पे पढ़ा था, तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो ध्यान नहीं रहा मुझे। ठीक है ना, तो उसका आंसर मैं तुम्हें भेज दूंगा। नेक्स्ट सेशन में अपन उसको डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा अभी तक कोई डाउट है? रणवीर, हाँ।